श्री राधे राधे सभी श्रोताओं को और सभी विद्यार्थियों को विपिन वर्मा की तरफ से प्यार भरा राधे राधे। आप देख रहे हैं कि हम वास्तु क्लासेस बराबर से डाल रहे हैं और अभी तक 4 एपिसोड हो चुके हैं। आप उसे ब्लॉग भी कह सकते हैं, वीडियो भी कह सकते हैं। आपका मन है, जिसमें आपको अच्छा लगे आप उसका शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक आपने जो कुछ भी समझा है उसमें अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सवालों में जो जिज्ञासाएं हैं वो हर प्रकार से पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं किया जा रहा है कि किसी का भी सवाल रोका जा रहा हो, किसी भी तरीके से पूछे जाने पर कोई ऑब्जेक्शन हो, उसको जवाब दिए जा रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं, प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और संतुष्ट करने का जो बेसिक तरीका है उस पर काम किया जा रहा है। और आपको ये बताने का कोशिश किया जा रहा है कि हम किसी भी आलतू फालतू चीज़ को कहीं से उठा के नहीं लाए। और वेदों से निकली हुई चीज़ वैसे ही थोड़ा गूढ़ सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो संस्कृत में है या किसी और भाषा में है, उसको दूसरी भाषा में लिखा गया। 20,000 साल पहले का लोग कहते हैं, कोई 2 लाख साल पहले का कहता है, BC AD करके बहुत कुछ है। उतना समझना, उतना ज़्यादा वो जो हमारे गुरुजन से शोधी जो लोग हैं, जो सुधी हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने बहुत सारा कुछ हमें उसको क्लियर करके दिया है, हमें साफ चीज़ दी है। उतनी झंझटों से हम फ्री हो गए हैं और बोलचाल की भाषा में अब हम उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो इसी क्रम में हम करते चलते हैं एक एक करके सारे सवालों को, और आप वास्तु करना सीख जाएंगे। प्रैक्टिकल में कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या दिशाओं का इम्पैक्ट है, सभी कुछ धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा, है ना। पेज हमारा जो है वो फेसबुक पेज जो है वो एस्ट्रो वास्तु शुभम के नाम से है, और यूट्यूब चैनल जो हमारा है वो भी, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप फेसबुक पे देख रहे हो, तो एस्ट्रो वास्तु शुभम के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारा एस्ट्रो वास्तु शुभम के नाम से फेसबुक पेज भी है। और जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल करके अपना वो व्हाट्सएप करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का सिलेबस लेके चलते हैं। प्रश्न है, नैसर्गिक शक्ति या ऊर्जा के प्रभाव को देखा नहीं जा सकता, फिर कैसे समझें, कैसे विश्वास करें? इस बात को और अधिक स्पष्ट करने की कृपा करें। उत्तर है, लिख लीजिए, ब्रीफिंग कर देंगे। जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण या चुंबकीय शक्ति अदृश्य है पर उसके प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है, यह विज्ञान सम्मत तथ्य है, उसी प्रकार खगोल ऊर्जा के रूप में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कमल का खिलना या चंद्रोदय के बाद ही कुमुदनी फूल का विहंसना अर्थात खिलना लोक ज्ञान में सर्वविदित है। समुद्र में ज्वार भाटा का संबंध भी चंद्रमा की नैसर्गिक ऊर्जा से है। ज्योतिष के अनुसार रत्नों की रश्मियाँ भी तन व मन पर प्रभाव डालती हैं। नैसर्गिक शक्ति या ऊर्जा के प्रभाव को देखा नहीं जा सकता है,
फिर भी कैसे समझें, कैसे विश्वास करें, इसे और अधिक स्पष्ट करने की कृपा करें। उत्तर है, जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण या चुंबकीय शक्ति अदृश्य है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति आप देख नहीं सकते। चुंबक कैसे काम करती है, मैग्नेट कैसे काम करती है, ये आप महसूस तो कर सकते हैं, पर उसकी क्रियाविधि के एक्शन को देख नहीं सकते। चुंबक के अंदर कौन सी मशीनरी काम कर रही है जो लोहे को आकर्षित कर लेती है। गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है? वो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने देखा था सेब को गिरते हुए और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति उन्हें समझ में आई थी। यह विज्ञान सम्मत तथ्य है। उसी प्रकार खगोल ऊर्जा के रूप में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कमल का खिलना। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कमल खिलता है। अब कमल को छोड़ दें, अब दूसरा फूल पकड़ लें, सूरजमुखी कहते हैं उसे, सूर्यमुखी। जिधर जिधर सूर्य जाता है धीरे 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 करके सूर्य कमल की बात, सूर्यमुखी जो है वो सूर्य की तरफ ही घूमता जाता है, घूमता जाता है, घूमता जाता है, और शाम को नीचे की तरफ सर अपना, मुंडी जैसे हम लोग नीचे कर लेते हैं वैसे कर लेता है। चंद्रोदय के बाद, मतलब सूर्य छिप जाता है और चंद्रमा जब उदित हो जाता है, उसके बाद कुमुदनी का फूल खिलता है। जैसे जैसे 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, परिक्रमा पूरी करता है, वैसे वैसे समुद्र के पानी में खिंचाव आता है। चंद्रमा की रश्मियाँ, सूर्य की रश्मियाँ रत्नों के माध्यम से तन मन पर प्रभाव डालती हैं। जिसको सूट नहीं कर रहा हो, जिसका ग्रह सही नहीं हो, उसको नीलम पहना दीजिए, कांड हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखिए। तो फिर अवश्य ही अन्य दिशाओं से भी मिलने वाली ऊर्जा तरंगों का अपना प्रभाव भी होगा। उत्तर है हाँ, प्रत्येक दिशा से मिलने वाली ऊर्जा तरंग का महत्व है। उनका महत्व, उनका प्रभाव मानव के तन एवं मन पर पड़ता है। उदाहरण के लिए दक्षिण दिशा की ओर बैठने पर व्यक्ति वहाँ से आने वाली ऋणात्मक ऊर्जा को ग्रहण करता है। इसलिए वास्तुशास्त्रों के सिद्धांतों के अनुसार दक्षिण की ओर मुख कर ना पढ़ें और भोजन ना करें, पाचन जल्दी नहीं होगा। इस तरह रसोई घर में गृहिणी का मुख भी दक्षिण में ना हो। जबलपुर शहर में दक्षिण प्रवाहमान नर्मदा नदी के कारण जल स्थिति एवं दक्षिण से आने वाली ऋणात्मक ऊर्जा का ही परिणाम है कि जबलपुर में आयुध निर्माण से जुड़े 4 सुरक्षा संस्थान हैं और सेना का बड़ा छावनी क्षेत्र है। कारण ऋणात्मक शक्ति का प्रभाव, विनाश, युद्ध की सामग्री का निर्माण होना है। प्रश्न है, तो फिर अवश्य ही अन्य दिशाओं से भी मिलने वाली ऊर्जा तरंगों का अपना प्रभाव होगा। हाँ, प्रत्येक दिशा से मिलने वाली ऊर्जा तरंग का महत्व है। उनका प्रभाव मानव के तन एवं मन पर पड़ता है। उदाहरण के लिए दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठे व्यक्ति वहाँ से आने वाली ऋणात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार दक्षिण की ओर मुख कर ना पढ़ें और भोजन भी ना करें। भोजन अगर किया जाएगा तो जल्दी से पाचन नहीं होगा। इसी तरह रसोई घर में गृहिणी का मुख भी, जो खाना बनाने वाली महिला है, उसका मुख भी दक्षिण में नहीं होना चाहिए। कोशिश की जानी चाहिए कि उसका मुंह खाना बनाते समय पूर्व या उत्तर की तरफ रहे। जबलपुर शहर का उदाहरण दिया है। नर्मदा नदी वहाँ पर प्रवाहमान है, बह रही है, नदी है, बह रही है, और दक्षिण से आने वाले जो माइनस ऊर्जा के जो आवेग हैं, उनसे जो परिणाम मिलता है
वो ये है कि आपको क्रूरता आ जाती है और आप लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ऋणात्मक शक्ति का प्रभाव विनाश और युद्ध की सामग्री का निर्माण होता है। तो जहाँ पर विनाश होना है, जिस वजह से होना है, वो परिस्थिति बनेगी और युद्ध में प्रयोग की जाने वाली जितनी भी सामग्रियाँ हैं उनका निर्माण वहाँ पर किया जाता है। अगला प्रश्न लिख लीजिए। ये धनात्मक एवं ऋणात्मक ऊर्जा समझ में आ सके ऐसा कोई सबके द्वारा अनुभूत प्रमाण हो तो बताने की कृपा करें। कठिन प्रश्न पूछा गया है और सरलता से उसका उत्तर है, जब हम किसी मंदिर या उपासना स्थान में जाते हैं तो शांति और प्रसन्नता अनुभव करते हैं। यह प्रभाव उस स्थान पर केंद्रीभूत धनात्मक तरंगों के कारण ही होता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इसका प्रभाव 250 डिग्री की दूरी तक विशेष रूप में होता है। 250 फुट तक आप मान सकते हैं चारों तरफ होता है। तथा जो मंदिर वास्तु सिद्धांतों के अनुरूप बने रहते हैं, प्रसन्नता व मानसिक शांति की अनुभूति वातावरण में परिव्याप्त रहती है। और जब हम किसी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ घनीभूत ऋणात्मक ऊर्जा के कारण अच्छा अनुभव नहीं करते हैं और जल्दी ही वहाँ से निकल जाना चाहते हैं। अतएव अपने भवन में भी वास्तु निर्देशों के अनुरूप निर्माण या परिवर्तन करना सुखद शांतिमय वातावरण के लिए अनिवार्य है। रिपीट कर लेते हैं। ये धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा समझ में आ सके ऐसा कोई सबके द्वारा अनुभव किया गया प्रमाण हो तो बताने की कृपा करें। दोनों ही प्रमाण पॉजिटिव हैं और निगेटिव भी हैं। अगर पॉजिटिव करके रखा जाए वास्तु के हिसाब से, मंदिर हो या अस्पताल, दोनों ही जगह पे ठीक अच्छा लगेगा। घर हो तो और अच्छा, वहाँ पे भी अच्छा लगेगा। पर अगर वहीं पे माइनस हो जाए तो फिर वो ठीक से व्यवस्था नहीं होगी। अगला प्रश्न लिख लीजिए। जब संपूर्ण पृथ्वी एक है तब वास्तुशास्त्र भूखंडों या भवनों में अलग अलग कैसे होता है? उत्तर है, इस बात का समाधान कुछ इस तरह किया जा सकता है कि जैसे एक चुंबक को दो छोटे छोटे चुंबक में तोड़कर बना दें तो दो संपूर्ण स्वतंत्र चुंबक स्वयं बन जाते हैं और इस तरह एक से अनेक किंतु संपूर्ण चुंबक बनाए जा सकते हैं। इसी तरह पृथ्वी में महाद्वीप, देश, प्रदेश, नगर, ग्राम, भवन, कक्ष अपनी स्थिति विशेष के कारण अलग अलग वास्तु प्रभाव से पूरित होते हैं। व्यक्ति व्यक्ति का अस्तित्व एक में अनेक का प्रतिमान है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इसी तरह प्रत्येक वास्तु में वास्तु है। इसी तरह प्रत्येक वस्तु में वास्तु है। इसे कहा जाता है वस्तु रेव वास्तु। जब हम एक चाहर दीवार खड़ी कर देते हैं तो वह वास्तु का ऊर्जा से संपन्न एक जीवंत इकाई बन जाती है। चाहे फिर हम
अपने स्वयं के मकान में रहें या किराए के मकानों में केवल एक कमरे में रहें या विशाल भवन में, वास्तु तो प्रभावित होता ही है। रहने से पहले भवन में वास्तुशास्त्र के अनुसार युक्ति करना आवश्यक है। उत्तर थोड़ा लंबा हो गया, समझने का प्रयास करें। जब संपूर्ण पृथ्वी एक है, जो प्रश्न पूछ रहा है वो कह रहा है कि पूरी पृथ्वी तो एक है, वास्तुशास्त्र भूखंडों या भवनों में अलग अलग कैसे प्रयोग में आएगा? पूरी पृथ्वी एक है, सब जुड़े हुए हैं, तो कैसे अलग होगा? उत्तर में तो समझ गए होंगे आप थोड़ा थोड़ा, पर थोड़ा और ब्रीफिंग देते हैं। इस बात का समाधान कुछ इस तरह किया जा सकता है, जैसे एक चुंबक के टुकड़े को, मैग्नेट के एक टुकड़े को तोड़ें तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 बन जाएंगे टुकड़े, और वो सारे टुकड़े आपस में फिर जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनकी ऊर्जा अलग अलग है और वो अलग अलग तरीके से क्रिया करते हैं। एक पट साइड जो रहेगी वो आपस में चिपकेगी, पर दूसरी साइड नहीं चिपकेगी, और जितने टुकड़े करेंगे वो सारे टुकड़े जुड़े रहेंगे। तो अब एक ही पृथ्वी पर महाद्वीप होता है, देश होते हैं अलग अलग, सीमाएं होती हैं उनकी, प्रदेश होते हैं उनकी भी सीमाएं मानी जाती हैं, नगर और ग्राम माना जाता है, अलग अलग हो जाता है, भवन होता है, भवन में कमरे अलग अलग होते हैं। इस विशेष कारण से चुंबक की तरीके से वो सारे अलग अलग अपना अस्तित्व रखते हैं। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जहाँ जहाँ पिंड है, अलग अलग पिंड है, तो अलग अलग ब्रह्मांड है। जब हम एक चारदीवारी खड़ी करते हैं तो उसके अंदर ऊर्जा बन जाती है, 4 से 5, 6 फीट तक दीवार आती है, तो उसमें वास्तु का जो ब्रह्म स्थान और उसके जो पद हैं, आगे चल के पद वास्तु भी आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, उसमें अलग अलग सबका एक स्थान होता है। कहानी के हिसाब से वास्तु पुरुष के शरीर पे पॉजिटिव और नेगेटिव जितनी भी ऊर्जाएं थी, दैत्य और दानव नहीं, देव और दानव बैठ गए थे, तो सबने अपना अपना स्थान ले लिया था। वह वास्तु का ऊर्जा से संपन्न एक जीवंत इकाई होती है, चाहे फिर हम अपने स्वयं के मकान में रहें या किराए के मकानों में। अब एक कमरे में रहेंगे तो भी उसका वास्तु होगा, एक बड़े भवन में रहेंगे तो भी उसका वास्तु होगा। रहने से पहले हमें वास्तु की जितनी भी ट्रिक्स हैं, जितनी भी रेमेडी हैं, उनका उपयोग करना चाहिए और नियमवत सही तरीके से वास्तु करवाने के बाद भी इसी घर में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं। वास्तु रेव वास्तु, यह तो अत्यंत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे और सरल करते हुए थोड़ा सा स्पष्ट करें। उत्तर है, वास्तव में वास्तु विज्ञान ऊर्जा के पदार्थ रूप में प्रकटीकरण अथवा अभिव्यक्ति का विज्ञान है। यह विज्ञान है सूक्ष्म ऊर्जा के सचेतन स्थूल परिवर्तन का। यह विज्ञान है निराकार ऊर्जा के साकार ऊर्जा में परिवर्तन का। यह विज्ञान है वास्तु के रूप में आकार लेने का, अर्थात वस्तु बराबर वास्तु, वस्तु रेव वास्तु, सूक्ष्म ऊर्जा बराबर पदार्थ ऊर्जा, निराकार ऊर्जा बराबर साकार ऊर्जा। यह वैज्ञानिक आइंस्टीन के सूत्र E बराबर mc² के समानांतर है, जिसमें E बराबर शुद्ध ऊर्जा वस्तु, mc² बराबर पदार्थ ऊर्जा
वास्तु हमारे उपनिषदों के तत्व ज्ञान के सूत्रों का यह एक तरह से भाष्य है, जिसमें कहा गया है एको हम बहुश्याम, अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि तुम ही वह हो आदि। जल्दी से समझते हैं। वास्तुरेव वास्तु, यह तो अत्यंत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसे और सरल करते हुए स्पष्ट करें। उत्तर है, वास्तव में वस्तु विज्ञान ऊर्जा के पदार्थ रूप में प्रकटीकरण अथवा अभिव्यक्ति का विज्ञान है। यह विज्ञान है सूक्ष्म ऊर्जा के सचेतन स्थूल परिवर्तन का। यह विज्ञान है निराकार ऊर्जा के साकार ऊर्जा में परिवर्तन का। चीज़ों को बदलते हुए महसूस कीजिए। महसूस करने का एक आम उदाहरण है, घर में हम आपको समझा सकते हैं कि जब तक सब्जी का मसाला किचन में फ्राई होता रहता है तब तक आपको अच्छी खुशबू आती रहती है, और जैसे ही मिर्च पड़ती है तो आपको बताती है कि कुछ चेंज हुआ। तो वो स्थूल थी जब तक पड़ी थी, और जैसे ही क्रिया की गई उसके साथ में वो सूक्ष्म हो गई, और सूक्ष्म होते ही कढ़ाई से किचन और किचन से पूरे घर में उसका जो स्मेल भर गया, उससे खांसी भी आती है, कुछ लोग चीखते भी हैं, परेशानी महसूस होती है, और हम एग्जॉस्ट चला के, दरवाजे खोल के, खिड़कियाँ खोल के उसकी ऊर्जा को, सूक्ष्म ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। यह विज्ञान है वास्तु के रूप में आकार लेने का। अब इसको आइंस्टीन के तरीके से समझें तो E बराबर E=mc², साइंस की भाषा बोलते हैं थोड़ा, जिसमें E शुद्ध ऊर्जा है। शुद्ध ऊर्जा पड़ी हुई मिर्च है, जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। mc² पदार्थ ऊर्जा। पदार्थ मतलब मिर्च, देखने को तो है, पड़ी तो है, सब्जी में ढूंढने से हो सकता है टुकड़े मिल भी जाएं, पर आप उसका तीखापन वो सूक्ष्म हो गया, उसको आप नहीं पकड़ सकते, पर आप टेस्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं। वास्तु उपेक्षा का परिणाम रेखांकित करें। वास्तु उपेक्षित क्यों है? उपेक्षा का परिणाम रेखांकित करें। अगर किसी ने उपेक्षा कर दी है तो उसका क्या? उत्तर है, देखिए व समझने का प्रयास कीजिए कि पाश्चात्य विज्ञान की चकाचौंध में हम वास्तुशास्त्र के नियमों को भूलते चले गए। अनुपयोगी तथा पुराण गाथा कहकर उपेक्षा करते रहे व पाश्चात्य को अपनाते चले गए। इस सबके दुष्परिणाम तुरंत तो समझ में नहीं आए, क्योंकि भवन कोई गतिमान वस्तु तो है नहीं जो संतुलन खोने पर लड़खड़ा जाए। यह संतुलन हमें प्रत्येक गतिमान वस्तु में सरलता से दिखाई देता है, पर स्थिर वस्तु में संतुलन के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। जैसे चलती हुई कार में यदि पहिया पंक्चर हो जावे तो कार का संतुलन बिगड़ जाता है और कई बार दुर्घटना का कारण बनता है। इसी तरह प्रकृति के शाश्वत नियमों व नैसर्गिक ऊर्जाओं के प्रवाह को अनदेखा किया जाता है, तो उत्पन्न असंतुलन के कारण ही अशांति, आपदाएं व विपन्नता आकर फिरती है। ठीक है, लास्ट में कर दीजिए घेरती है। समझ लेते हैं प्रश्न को। वास्तु उपेक्षा का परिणाम रेखांकित करें। अगर कोई व्यक्ति है जो वास्तु को उपेक्षा कर देता है, या भारत देश में ही हमारे ही वेदों की चीज़ को हमको ही चाइना वाले, मॉरिशस वाले, सिंगापुर वाले फेंग शुई के नाम से किसी और नाम से लाके परोस रहे हैं। योगा हमको दूसरे नामों से परोसा जा रहा है। पंचमणि दाल के रूप में हमको
जो 5 तालों का मिक्सचर है उसकी डिश बना के दी जा रही है, इसको उपेक्षित ही कहेंगे, क्योंकि हम ही ने हमारी धरोहर को नहीं संजोया। संजोने के टाइम पे या तो हम कन्वर्ट हो गए, या हम सरेंडर हो गए, या हम नहीं कर पाए उतना कि हम बचा ले जाते, और चीज़ें यहाँ से चोरी हो गई। दंगाई आए और लेके चले गए, फिर उन्होंने अलग अलग भाषाओं में अपने हिसाब से उसको डेवलप किया और हमें नए तरीके से नई चीज़ के रूप में परोसा, और हमारे जो जनरेशन के लोग हैं वो नहीं समझ पाए कि ये हमारी ही चीज़ हमको नए पैकेट में दी जा रही है। देखिए, वह समझने का प्रयास कीजिए। उत्तर है कि पाश्चात्य विज्ञान की चकाचौंध, पश्चिम देश, पूरब और पश्चिम मूवी है ना एक, उसमें अमेरिका दिखाया गया, लंदन दिखाया गया और भारत देश दिखाया गया। तो लौट के हमें फिर भारत देश अपने उसमें ही आना वही ठीक लगा, है ना। तो पाश्चात्य विज्ञान की चकाचौंध में हम वास्तु शास्त्र के नियमों को भूलते चले गए। अनुपयोगी तथा पुराण गाथा कहकर हमारे फायदे की चीज़ नहीं है, हमें इससे क्या लाभ, हम इसे क्यों अपनाएं। ज्योतिष हम नहीं मानते, अरे ग्रह ऊपर घूम रहे हैं, हमारे ऊपर क्या प्रभाव करेंगे, ये सब चीज़ें हम नहीं मानते, और ये कह के उपेक्षित करते रहे, पाश्चात्य को अपनाते चले गए। इस सब के दुष्परिणाम तुरंत तो समझ में नहीं आए, क्योंकि चीज़ बिगड़ती है तो बिगड़ते बिगड़ते समझ में आता है। बिगड़ जाने के बाद कार चल रही है, उदाहरण कार का ही दिया है तो हम उसी को लेते हैं कि जैसे चलती हुई कार में यदि पहिया पंचर हो जावे, आप 120 की स्पीड से मान लीजिए कार को हाईवे पे लेके जा रहे हैं और पहिया पंचर हो जाए, तो वो सेकेंड्स में कई राउंड लगा लेगा। और अगर आपका ध्यान पूरी तरीके से गाड़ी चलाने पर केंद्रित नहीं है, आप फोकस नहीं है कार ड्राइव करने में ठीक तरीके से, तो कार का बैलेंस बिगड़ जाएगा। उसी को कहा गया है कि यदि चलते चलते कार का पहिया पंचर हो जाए तो कार का संतुलन बिगड़ जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगी, और कई बार यदि आप संभाल नहीं पाए तो कार जो है वो दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकती है या हो ही जाती है। इसी तरह प्रकृति के शाश्वत नियमों व नैसर्गिक ऊर्जाओं के प्रभाव को यदि अनदेखा किया जाता है तो उत्पन्न असंतुलन, जो डिसबैलेंस दिखेगा वो लाइफ में दिखेगा। परिवार के अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग तरीके से प्रभाव होगा। पता ही नहीं है, आपका डाइनिंग टेबल इस तरीके से पड़ा है कि एक व्यक्ति का खाना खाते समय मुंह, जो उसका फेस है वो साउथ फेस हो जा रहा है, तो उसको पाचन में दिक्कत आएगी। अब ये अगर आप कुर्सी पे बैठ के खा रहे हैं टेबल पे तो ये हो सकता है, पर यदि आप किचन में बैठ के खा रहे हैं और आपने इस वास्तु के नियम अपनाए हैं, तो वास्तु करते समय जो भी वास्तुशास्त्री है वो खाना खाने की पोजीशन को इस तरीके से डिज़ाइन करेगा कि आप पश्चिम से साउथ ईस्ट की तरफ पीठ करके और पूरब से उत्तर की तरफ मुंह करके खाना खाएं। तो अब ये अगर आपने वास्तु अपने घर में किया होगा तो ये पहले से ही सेट होगा। आप कभी भी खाना खाते समय अलग डायरेक्शन में नहीं बैठेंगे। अलग कमरे में खाएंगे तो हो सकता है आपका डायरेक्शन चेंज हो जाए, अलग दिशा में जाके खाएं, अलग कहीं कुछ करेंगे तो वो चेंज होगा, अन्यथा होता नहीं। ठीक है, तो सब कुछ लिख लीजिए ठीक से, और हम इस क्रम को बराबर जारी रखेंगे, ये चलता रहेगा वीडियो का क्रम। और आज का जो कोर्स है वो यहीं तक, अगला कोर्स जो है वो आगे मिलेगा। और शादियों का सीज़न चल रहा है, एंजॉय करिए, कोशिश करिए कि पढ़ाई जो है बीच में ना छूटे। ठीक है, चलिए, हमारा फेसबुक पेज आपको बताया था एस्ट्रो वास्तु शुभम के नाम से है, और यूट्यूब चैनल भी अपना एस्ट्रो वास्तु शुभम के नाम से है। नंबर दिया गया है, आप अपना सवाल हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, जवाब अपनी सुविधा से आपको मैं देने का प्रयास करूँगा।
ओके, ठीक है। राधे राधे।